आगे आ जाओ, जो छोटा सा चैप्टर है 10 मिनट में हो जाएगा। कौन सा चैप्टर है? वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। और जो मैंने कहा था अभी हमने कौन सा देखा? कंपल्सरी। अब ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है, ध्यान रखना। इंसॉल्वेंसी इज द स्टेट, इंसॉल्वेंसी वो स्टेट है, वो तो लिक्विडेशन में जा रहा है ना। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी, आप उसमें क्वेश्चन लिखना जो मैंने कहा था आपको दोनों चैप्टर्स में लिखना है। लिखो उधर क्वेश्चन चैप्टर के आगे पर टाइटल में आप लिखना हाउ इज वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाउ इज वॉलंटरी लिक्विडेशन डिफरेंट फ्रॉम कंपल्सरी लिक्विडेशन इन आईबीसी। हम आईबीसी की बात कर रहे हैं। हाउ इज वॉलंटरी लिक्विडेशन डिफरेंट फ्रॉम कंपल्सरी लिक्विडेशन? कोई मुझे बोलेगा क्या एक सबसे बड़ा रीजन? वन पॉइंट यू हिट द नेल ऑन हेड। मतलब हम कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन वाली कंपनी ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, तभी वो वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा। वरना कंपल्सरी लिक्विडेशन में जो जा रही है डेफिनेटली दे हैव डिफॉल्टेड। हाँ, बट इसके अलावा और 7 रीजन है, 7 पॉइंट्स है हाउ इट इज डिफरेंट। एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया डिफॉल्ट वगैरह, बट उसके अलावा 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स कौन से है? वो कहते हैं 7 अदर रीजन हाउ इट इज डिफरेंट। नंबर 1 रीजन वो कहते हैं जो वॉलंटरी लिक्विडेशन में जाते हैं, मेरे साथ मार्क करना, उस कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होता है। क्या करना होता है? जो कंपल्सरी लिक्विडेशन में आती है उसे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नहीं करना है। जो वॉलंटरी लिक्विडेशन में जाएगी, अच्छा मैं उसे नंबर 2 लिख दूंगा क्योंकि नंबर 1 तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमने, जो दिया है नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट, नंबर 1। नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना। अरे सब लोग है क्या? नंबर 3 उस कंपनी को डिक्लेरेशन फाइल करना है, दैट डिक्लेरेशन दैट कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। तो 2 डिक्लेरेशन फाइल करने हैं कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को। पहला डिक्लेरेशन क्या फाइल करना है कि कंपनी के पास पैसा सफिशिएंट है, कंपनी सारे क्रेडिटर्स को पे करेगी, और हम जो लिक्विडेशन कर रहे हैं किसी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे। ये 3rd डिफरेंस। 4th डिफरेंस अगेन डिक्लेरेशन के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी को अटैच करने। कंपनी 5th पॉइंट अपने बिजनेस ऑपरेशंस के रिकॉर्ड्स पिछले 2 सालों के, जब से कंपनी इंक्लूड हुई तब से विचुअल्स लेटर कंपनी को वो भी क्या करना है? अटैच करना है। अरे बोलो भाई। नंबर 6 एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का होगा वो अटैच करना है। नंबर 7 एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो शेयरहोल्डर्स ने पास किया है वो अटैच करना है विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। वहां पर आप स्टार मार्क करना और अल से 4 से 5th की तरफ एरो करो। कैन यू रीड पॉइंट नंबर 5 एंड रिलेट विथ 4 एंड टेल मी व्हाट इट इज? 7 डिफरेंसेस जो मैंने बताया उसमें से अभी तक पॉइंट नंबर 4 एंड 5 जो दिया ना उधर, सब क्लॉज 4 एंड 5, सब क्लॉज 4 एंड 5 को मैं डिफरेंस नंबर 8 ले रहा हूं। तो 7 एंड 8 में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? वो कब आएगा? 8th। अरे बोलो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, बट वो कब आएगा? वो 2/3 ऑफ क्रेडिटर्स तो पढ़ के कोई भी बोलेगा, वो कब आएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट नंबर 8 जो मैंने लिखा है, क्या वो हर केस में आएगा क्या? अरे जिस कंपनी के बैलेंस शीट में अगर क्रेडिटर्स है ही नहीं, सिर्फ शेयरहोल्डर्स है, वो वॉलंटरी लिक्विडेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में पॉइंट नंबर 7 तक ही आएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगर कंपनी के बैलेंस शीट में कोई क्रेडिटर्स भी दिख रहे हैं तो सिर्फ अकेले शेयरहोल्डर्स के रेजोल्यूशन से लिक्विडेशन में जाएगा क्या? नहीं, उस केस में क्रेडिटर्स का भी क्या लगेगा? अप्रूवल लगेगा। और क्रेडिटर्स कितना? 2/3 इन वैल्यू, 2/3 इन वैल्यू है, 75% नहीं, 2/3 मतलब 66.66, 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेप्ट ऑफ द कंपनी शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास। यहां पे 66 भी नहीं है, 2/3 है। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपके बैलेंस शीट में कंपनी के जो वॉलंटरी लिक्विडेशन में आ रही है उसमें सिर्फ शेयरहोल्डर्स है तो शेयरहोल्डर्स के स्पेशल से लिक्विडेशन में जा सकती है। बट अगर क्रेडिटर्स भी है तो क्रेडिटर्स का भी क्या लगेगा? अप्रूवल, जो 2/3 इन द क्रेडिटर्स अप्रूवल लगेगा। और उस केस में वो अप्रूवल कितने दिनों में? रेजोल्यूशन पास करने के 7 डेज में ऑब्टेन करना है। दैट मेक्स द 8 differences between कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड कंपल्सरी लिक्विडेशन। है वो कंडीशंस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, क्वेश्चन वही, आंसर सॉरी क्वेश्चन डिफरेंट, आंसर सेम। मैंने एक बताया डिफरेंस, और एक आएगा
इस तरह से व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन? कंडीशंस फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन इज द सेम थिंग एज डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड कंपल्सरी लिक्विडेशन. अरे बोलो भाई, उस नोट नंबर 1 में सिर्फ एडिशन करना. क्या दिया नोट नंबर 1? पढ़ो जरा. कंपनी शैल नोटिफाई द आरओसी एंड द बोर्ड अबाउट दी, क्या दिया, रेजोल्यूशन टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 days. आगे लिखना ऑफ रेजोल्यूशन और सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स. सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स. जहां पे क्रेडिटर्स का अप्रूवल होगा उनके अप्रूवल आने के बाद 7 days में. अरे बोलो भाई, एक तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद 7 days में, या जहां पे कंपनी के क्रेडिटर्स का अप्रूवल वहां पे उनके अप्रूवल आने के बाद 7 days में. अच्छा, ये लिक्विड जो कंपनी का लिक्विडेशन है ये कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी आया तो जिस दिन कंपनी के शेयरहोल्डर्स का रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से लिक्विडेशन कमेंस हुआ है, पास माना जाएगा. अरे ये सुनो, वो ये नहीं कहते फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन और अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स विच इज लेटर. 1 मिनट दे रहा हूं, जो छोटी छोटी बातें अभी मैंने बताया ना उसको देखो, समझ रहा है कि नहीं मुझे बोलो. बहुत अहम है ये, क्योंकि थियरी तो ऊपर ऊपरी कोई भी पढ़ता है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. है सब लोग? मुझे इस नोट नंबर 2 के बाद आप मुझे बोलना क्या होना चाहिए अब इसके बाद, बगैर देखे. अब इसके आगे क्या होना चाहिए इसमें? नोट नंबर 2 के बाद इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर वॉलंटरी लिक्विडेशन में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, पब्लिक अनाउंसमेंट. प्रोसेस क्या मतलब? क्या मतलब? कंक्लूजन ऑफ दैट. वो लिक्विडेटर जो अपॉइंटेड है, वो लिक्विडेटर उस केस में क्या करेगा? विद इन 6 months, विद इन 6 months सारा की सारा अमाउंट रियलाइज करेगा. और जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके 12 months के भीतर वो सारे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. मतलब इसके बाद जो आप बता रहे हो ना, उसका मेन पॉइंट वही है कि लिक्विडेटर को अब 6 महीने के भीतर सारा के सारा अमाउंट रियलाइज करना है और 12 months के भीतर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर नहीं कर पाया 12 months में डिस्ट्रीब्यूट, 12 months में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो क्या होगा? 12 months में असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया हो तो क्या होगा? हर 12 months के बाद विद इन 15 days उसको एक रिपोर्ट बनाकर शेयर होल्डर्स को बताना है कि वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है. हर 12 months के बाद, तब तक जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे पूरा अमाउंट. एंड सीधा वो पॉइंट देखो, प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन. से वो पेज नंबर 86 है ना, उसमें दिया प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स. क्या दिया उसमें? फर्स्ट पार्ट, liquidation shall distribute the proceeds within 6 months from the receipt of amount to the stakeholders. Cost to be deducted before such distribution. सब लोग है क्या? पढ़ो तो नीचे. लिक्विडेटर में with the approval of corporate person distribute an asset that cannot be readily sold. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसको लेकर अगेन क्वेश्चन आता है. Cannot be readily sold to the peculiar nature due to its peculiar nature or special circumstances amongst the stakeholders. करो, don't make it shareholders, just rectify it. Stakeholders. अरे जो भी असेट्स को बेच के पैसा आएगा वो पैसा उसको 6 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, बट उसके बाद जो असेट बेची नहीं जा रही है, जिस असेट को बेचना मुश्किल हो रहा है, वो असेट किसी भी एक स्टेक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. इसको लेकर जून 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. 5 मार्क का क्वेश्चन कि कंपनी थी वो वॉलंटरी लिक्विडेशन में गई और उसके बाद कंपनी ने, वो जो लिक्विडेटर था उसने असेट का कुछ हिस्सा असेट एक कंपनी के स्टेक होल्डर को दे दिया. क्या वो ऐसा असेट दे सकता है? तो जो असेट ड्यू टू इट्स पेक्यूलियर नेचर या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बेचना पॉसिबल नहीं है वही दे सकता है, बट उसके लिए क्या लगेगा? अप्रूवल ऑफ दी कंपनी. कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी ना, कंपनी के अप्रूवल से वो स्टेक होल्डर को असेट दे सकता है. सब लोग हैं? तो सेकेंड एरो, वो लिक्विडेशन कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 6 months में डिस्ट्रीब्यूट करके 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट उसे कंप्लीट करना है. नहीं कर पाया तो उधर अंडरलाइन करो. शैल होल्ड अ मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी 12 months टिल द
डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, डिसोल्यूशन दिया अभी यहां पे, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, लिक्विडेशन नहीं दिया, अब क्या दिया? डिसोल्यूशन। जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता है तब तक वो हर 12 महीने बाद 15 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करेगा। किसका? कंपनी के उन कॉन्ट्रीब्यूटर्स का, और उनको अपडेट करते रहेगा कि आज के दिन तक क्या पोजीशन है, कहां तक पहुंचा है लिक्विडेशन का प्रोसेस। सो नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर लिक्विडेशन कंप्लीशन इज 12 मंथ्स, बट ये नॉर्मल है, एक्सटेंशन मिल सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है, बट उसके केस में सिर्फ 15 डेज में क्या करना है? मीटिंग हेल्ड करना है। ये जो 15 डेज वाला पार्ट है ना, इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। वो पूरा बड़ा केस स्टडी थे, कंपनी है उसका लिक्विडेशन 12 महीने में नहीं हो पाया है, अब लिक्विडेटर इसको लेकर फर्दर क्या करेगा? नहीं हो पाया, डजंट मैटर, विद इन 15 डेज मीटिंग कॉल करो, तब तक जब तक कंपनी का लिक्विडेशन ना होता है। उधर नोट बोलो, सिर्फ मीटिंग कॉल करना नहीं, जो रिकॉर्ड्स है वो 8 साल तक मेंटेन करने। लिक्विडेशन प्रिजर्व द कॉपी ऑफ रिपोर्ट्स, रजिस्टर एंड बुक्स एट लीस्ट 8 years after the dissolution, either with himself or with an information utility. So 6 months में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12 months में लिक्विडेशन को कंप्लीट करना है, और 8 years तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अल से देख लो 59 में मैंने जो बताया वो, और ये बीच का पॉइंट मैंने क्यों स्किप किया, मुझे बोलोगे क्या कोई? वो जो स्टेप्स दिया, वो जो हमने 59 में पढ़ा वही है स्टेप्स। बट क्या होता है, क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा गया। देखो 3 क्वेश्चंस, पहला डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपल्सरी लिक्विडेशन, दूसरा कंडीशंस फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, तीसरा स्टेप्स फॉर, बोलो ना, हाँ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व में भी वही आगे ऊपर के पॉइंट्स आएंगे सब। अब देखना स्टेप्स इन्वॉल्व, जस्ट देख लो फटाफट। पहला पॉइंट क्या दिया? डिक्लेरेशन है, फिर स्पेशल एंड अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स है, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट है, इनवाइटिंग क्लेम्स, फिर इंटीमेशन टू आरओसी एंड बोर्ड है, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके ब्रैकेट में डालना उधर अबाउट, ऐसा अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रपोज प्लान विद इन 45 डेज, देन वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है, ऐसे मार्क करो, क्लेम्स को 30 डेज में एंड लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स 45 डेज में। देन बैंक अकाउंट ओपन करना है, सारा पैसा जो असेट को बेच के आएगा उस बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर उसको 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है आरओसी एंड बोर्ड को, और एनसीएलटी को अप्लाई करना है फॉर डिसोल्यूशन। फिर एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगा। डिसोल्यूशन ऑर्डर क्या दिया है? एनसीएलटी पास करने के बाद 14 डेज में किसको इन्फॉर्म कर देगा? आरओसी को। वही 11 स्टेप्स वही पे हुआ ना? यस। सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कौन से? बोलो। डिफरेंस, उसके बाद कंडीशंस एंड स्टेप्स, और उसके अलावा जो नीचे था वो क्या था? असेट किसी को देना अलाउड है क्या? लिक्विडेटर ऐसे असेट किसी स्टेक होल्डर को दे सकता है क्या? कौन सी असेट दे सकता है? ड्यू टू इट्स पेक्यूलियर नेचर, उस असेट के उस नेचर के तो वो बेचना मुमकिन नहीं है, या कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो ही दे सकता। बोलना मत। क्लियर है?